साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं उदित सर आप सभी लोगों का अपने बैंकिंग सेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम इस अपने सेकेंड सेशन में, जो कि इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का सेशन है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, एसबीआई के बारे में। और पिछली सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1921 में किया गया था ऑन 27 ऑफ जनवरी में, और इसके बाद इस बैंक को एज ए सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया था, और बाद में इस बैंक से सेंट्रल बैंक के दर्जे को डाइल्यूट करके एसबीआई में इसको कन्वर्जन किया गया था। लेकिन उसके पहले जो सेंट्रल बैंक के लिए वर्किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो आरबीआई को दी गई थी। तो इस पूरी प्रक्रिया के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कैसे क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है बच्चों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 27 जनवरी को किया गया था इन 1921 में। और इसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है, तो देखते हैं आगे क्या इसकी कहानी बनती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये बैंक एज ए कमर्शियल बैंक के रूप में भी ये काम कर रहा था, इसका अस्तित्व बना रहे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन हुआ क्या था कि वर्ष 1951 की 1951 की बात है, जब भारत में एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर को ज्यादा फोकस किया गया था। जो फर्स्ट फायर प्लान का समय था उस टाइम पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का चर्चा की गई थी उस टाइम पर। तो एग्रीकल्चर को स्पेशली शाख प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर को क्रेडिट को सैंक्शन करने के लिए इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशन किया, ये आदेश किया कि भाई भारत में कृषि सेक्टर्स में भी ब्रांचेस को ओपन करें, ग्रामीण परिवेश में ब्रांचेस को ओपन करें, जिसकी वजह से भारत में कृषि को साख मिल सके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को दी गई थी। बीइंग ए प्राइवेटली प्लेस्ड बैंक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उस टाइम पर एडी गोरेवाला एक कमेटी बनाई गई थी। यानी कि इस कमेटी में ये क्लास मेंशन किया था बच्चों कि ग्रामीण परिवेश में ब्रांचेस हों, और इसके लिए एडी गोरेवाला जी ने रिकमेंडेशन किया था कि भाई रूरल सेक्टर में भी क्रेडिट का होना जरूरी है। इसके पर्पज से एडी गोरेवाला जी के रिकमेंडेशन से, इनके रिकमेंडेशन से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका बच्चों गॉट नेशनलाइज्ड स्टेटस। यानी कि किसके रिकमेंडेशन में भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था? तो एडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया था। एंड और आपको बता दो बच्चों कि ये कमेटी जो बनी हुई थी, ये कमेटी क्लास बनी थी बच्चों 1951 में, सितंबर मंथ में, सितंबर 1951 में इस कमेटी को बनाया गया था। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, एंड इंपीरियल बैंक रीनेम्ड, इसका बच्चों नाम बदल दिया गया, रीनेम्ड एज एसबीआई। इसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। मतलब ये हुआ कि ये जो आपके एसबीआई सामने जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई को मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार नाम रिवील कर दिया मैंने अब तक की जर्नी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम इसलिए रखा गया, मैं ये भी बता दूं कि क्यों इसका नाम एसबीआई रखा गया, तो ये भी आप जान लीजिएगा। वाई ओनली एसबीआई नेम? क्योंकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं, बिकॉज ऑफ ये मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं
बिकॉज SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था बच्चों, इंपीरियल बैंक है ना। और इसके पहले हमारे यहाँ पे जो बैंकें थी वो प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी ना। प्रेसिडेंसी बैंकों का मतलब हो जाएगा एक ऐसी बैंकें जिनकी शुरुआत हुई थी हमारे तीन बड़े प्रांतों से, बंगाल से, महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से। तो इसके रिगार्डिंग इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों से ओरिजिन हुआ था इसका स्टेट से, यानी कि ये इसका जो शुरुआत स्पेशली हुई थी वो राज्यों से हुई थी, है ना। मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दूं, वो राज्य कौन थे, बंगाल थे, और आपका बॉम्बे के संबंध में महाराष्ट्र, और आपका तमिलनाडु है ना। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। तो इन राज्यों से कहीं ना कहीं ये बैंक का ओरिजिन किया गया था, इन राज्यों से इन बैंकों का ओरिजिन किया गया था। मैं फुल में लिख रहा हूँ, तमिलनाडु। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बैंक को फाइनली स्टेट बैंक का दर्जा दिया गया, क्योंकि स्टेट बैंक का नाम रखने का कारण यही था क्योंकि इसकी शुरुआत राज्यों से हुई थी, है ना। स्टेट से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, इसका नाम स्टेट बैंक रखा गया। बच्चों जब SBI का फॉर्मेशन हो गया था, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो 1 जुलाई 1955 को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया। यानी कि SBI का जो गठन किया गया था वो 1 जुलाई को किया गया था, 1 जुलाई को इसका नाम रखा गया था, और स्टेट बैंक। और इसके लिए SBI का एक अपना अधिनियम भी है बच्चों, SBI एक्ट 1955। SBI एक्ट 1955 के अंतर्गत SBI में जितने भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एक्ट के माध्यम से स्टेट बैंक का रेगुलेशन किया जाता है। कुछ याद रखिएगा, SBI डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं, और इसका जो हेड ऑफिस रखा गया वो मुंबई में रखा गया, इसका हेड ऑफिस। और अगर मैं बात करता हूँ क्लास की, वर्तमान में इसके कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, इसको लोकल ऑफिस की बात करते हैं, कितने इसके लोकल ऑफिस है, तो कुल 17 इसके लोकल ऑफिस हैं। और अगर हम सर्किल की बात करते हैं, टोटल इसके कितने सर्किल, तो 16 है। और 101 इसके कुल जोनल ऑफिसेज हैं बच्चों। यहाँ पर ये याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी बैंक है भारत की, बहुत सारे रिकॉर्ड्स SBI ने ब्रेक किए हुए, इसलिए ज्यादा करके स्टूडेंट का जो रुझान रहता है वो SBI की तरफ ज्यादा रहता है। अब ये कह सकते हैं कि वैसे तो सभी बैंक के बराबर है, हमारी 11 नेशनलाइज बैंकें भी यानी कि बेस्ट बैंक है, लेकिन SBI के एक अलग ही अपना ओहदा होता है। तो SBI का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और मैं अगर बात करता हूँ कि कोई भी अगर वित्तीय संस्थान होता है, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, या कोई भी ऐसा वित्तीय संस्थान होगा या कोई भी एजुकेशनल एंटिटीज होगी, तो उसका लोगो कहीं ना कहीं होता है और उसका एक टैगलाइन होता है। तो SBI ने भी अपना एक लोगो बनाया है, जो मैं आपको रिप्रेजेंट करा दे रहा हूँ। SBI का लोगो जो है वो, अगर मैं कहूँ तो SBI के लोगो कुछ इस प्रकार से हैं। मैं अगर इसमें आपको दिखाना चाहूँ कि SBI का लोगो कैसा है, तो SBI का लोगो कुछ इस प्रकार से है, ऐसा है ना। ये SBI का लोगो, और मैं बता दूं क्लास कि SBI का लोगो जो है ये एक प्रकार की लेक है, जो कनकरिया है ना। कनकरिया एक लेक है, एक झील है जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है ना। गुजरात अहमदाबाद में ये एक लेक है, इस लेक का शेप जो है वो इसी प्रकार से ही है ना। चारों तरफ ये पानी है और बीच में एक रूट्स गया है जो अंदर जाने के लिए। तो कनकरिया लेक पे इसका लोगो इंस्पिरेशन दिया गया। और याद रखिए बच्चों, ये जो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा लॉक होता है ना, की लॉक, उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब आप देंगे कि SBI लोगो इंस्पायर्ड फ्रॉम कनकरिया लेक। SBI के लोगो जो है वो कनकरिया लेक से लिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। और मैं बच्चों आपको ये भी बता दूं कि SBI का जो टैगलाइन है, SBI का जो टैगलाइन है इसका, वो टैगलाइन कहने के SBI को बहुत ज्यादा फेमस करते हैं। SBI के अपने टैगलाइंस भी, और SBI के कुल 4 टैगलाइंस हैं, है ना। हालांकि जब ये SBI के सहयोगी बैंकों का विलय हो गया था, मर्जर हो गया था, तो इसको बड़े बैंक का, बड़े देश का बड़ा बैंक, ऐसा कुछ नाम दिया गया था, एक टैगलाइन नॉर्मली थी। लेकिन मैं अगर देखता हूँ तो इसमें जो इसका टैगलाइन है
वो प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। मैं गुजरात को थोड़ा सा हटाना चाहूंगा यहाँ से, मैं इधर मेंशन कर दे रहा हूँ गुजरात शॉर्टकट में। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, एंड विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे, ये भी इसकी टैगलाइंस है। और इसके अलावा द बैंकर टू एवरी इंडियन, बैंकर टू एवरी इंडियन, यानी कि प्रत्येक भारतीय का बैंक है ना, प्रत्येक भारतीय का बैंक है ना। अगर मैं विद यू ऑल द वे की बात करता हूं तो इसमें एक छोटा सा मैं ऐड बताना चाहूंगा टेलीविजन का, क्योंकि जीए फैकल्टी काफी प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। तो विद यू ऑल द वे, जैसे आपने कभी देखा होगा टेलीविजन में एक छोटा बच्चा एक होता है और एड में ऐसा बोलता है कि एसबीआई की ब्रांच कहाँ पे, तो बच्चा बोलता है कि अंकल अंकल एसबीआई की ब्रांच तो आपके जेब में है, मतलब हर मोड़ पे आपके संग। आप एप्लीकेशन के माध्यम से, योनो के माध्यम से, जो एसबीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हो। तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स का मतलब हो जाएगा कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। विद यू ऑल द वे का मतलब हो जाएगा कि हर मोड़ पे आपके संग। और द बैंकर टू एवरी इंडियन का मतलब हो जाएगा बच्चों ये प्रत्येक भारतीय का बैंक है ना। और एक और टैगलाइन है क्लास यहाँ पर, द नेशन बैंक्स ऑन अस, द नेशन बैंक्स ऑन अस, ये भी इसका टैगलाइन है, द नेशन बैंक्स ऑन अस है ना, यानी कि हमारे ऊपर देश का बैंक है, ये कह सकते हैं। तो ये सारी टैगलाइंस हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और इसके पहले स्लाइड में मैं आपसे कुछ चीज़ें बता दूं, अगर यहाँ पे इसके पहले अगर मैं देखता हूँ कि पहले अगर मैं इसकी और चीज़ों की बात करते हैं तो एसबीआई की जो, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ही आगे कर देता हूँ। अगर मैं इसकी फॉरेन रिप्रेजेंट्स की बात करता हूँ, फॉरेन ऑफिस की बात करता हूँ क्लास सी, फॉरेन ऑफिस की बात करूँ अगर, फॉरेन ऑफिस ऑफ एसबीआई, तो एसबीआई की जो विदेशी शाखाएं हैं क्लास ये कुल 35 हैं, 35 फॉरेन ऑफिस हैं एसबीआई की। और ये बात है एज ऑन जनवरी 2024 की। अभी अगर क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट 2023 की बात है ये, कि कौन सी ऐसी कंट्री में, नियर बाई कंट्री में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एसबीआई की ब्रांच ओपन की हुई है, तो इसका जवाब क्लास आएगा, कई लोग जानते भी होंगे इसका आंसर, हमारे कई सहयोगी भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी इसका जवाब जानते जरूर हैं, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर एंड एडुकेटर। तो श्रीलंका में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, विदेश की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन ने ब्रांच को ओपन किया, श्रीलंका में ब्रांच को ओपन किया निर्मला सीतारमन जी ने। विदेशों में अप्रोच 35 है, यानी कि अगर मैं फॉरेन ऑफिस की बात करता हूं, अगर मैक्सिमम जो फॉरेन ब्रांच है बच्चों वो एसबीआई की है, एसबीआई की मैक्सिमम फॉरेन ब्रांच है। इसके बाद फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आता है विदेश में शाखाओं के मामले में। और इसके अलावा देखा जाए तो 2016 में सियोल में भी कोरिया, जो कोरिया की कैपिटल है, वहां पे भी विदेश में अपनी शाखा खोली एसबीआई में। 1970 में न्यूयॉर्क में ब्रांच ओपन की गई, यंगून में ब्रांच ओपन की गई, कई सारी लोकेशंस में एसबीआई के अप्रोचेस है। ठीक है, 235 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं विदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एसबीआई को स्पेशल बनाती हैं। और इसके अलावा एक डेटा और भी क्लास हमारे सामने अभी है, अभी मार्च के फर्स्ट वीक में, मैं अगर गेस करता हूँ तो करीब 7 to 8 मार्च की बात है, अराउंड 7 से 8 मार्च की बात है, लगभग 50 करोड़, 50 करोड़ कस्टमर्स के डेटा को अप्रोच कर चुका है क्लास। बहुत ही बिगेस्ट ये बात है अपने आप में, बहुत ही बड़ी खबर है ये, कि ऐसी कौन सी ऐसी भारतीय बैंक है जिसके कस्टमर 50 करोड़ तक अप्रोच हो गए हैं, तो वो बैंक क्लास आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। और मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ क्लास यहाँ पर कि इंडिया की, भारत की कौन सी ऐसी बैंक है, थर्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट बैंक भी आपकी आती है बच्चों, एसबीआई थर्ड लार्जेस्ट बैंक है वो आपकी
SBI आती है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक, दैट इज दी SBI। भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है आपकी SBI। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आपकी HDFC है, सेकेंड पे आपकी बैंक है ICICI, और तीसरे पे आपकी SBI। इसका कारण पता है क्यों? वैसे तो पॉपुलैरिटी SBI की है, लेकिन बाजार पूंजीकरण के हिसाब से HDFC फर्स्ट पे निकल गई है ना। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का आपस में विलय हो गया ना, इसलिए ऐसा हुआ जाकर के। तो HDFC के बाद ऐसी से इसके बाद फिर आपका SBI तीसरी सबसे बड़ी बैंक में आती है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर ये फॉर्चून 500 कंपनी की लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की 7वीं मोस्ट वैल्यूएड कंपनी के रूप में जानी जाती है। और इस लिस्ट में अगर मोस्ट वैल्यूएड जो कंपनी है भारत की अकॉर्डिंग टू द मार्केट पूंजीकरण, यानी कि बाजार पूंजीकरण के अकॉर्डिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फिलहाल हम SBI की चर्चा कर रहे हैं, तो SBI पे फोकस करते हैं ज्यादा करके। तो याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर यानी कि हेड ऑफिस है वो आपका मुंबई में है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि हम बात करते हैं अगर SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, है ना, SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल जो मेंबर होते हैं क्लास, टोटल मेंबर SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल मेंबर जो हैं वो आपके 13 होते हैं, 13 ऐसे मेंबर्स होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कुल 13 मेंबर्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, जिसमें जो एपेक्स पोस्ट होगी इसमें एक चेयरपर्सन, 1 चेयरपर्सन, जो वर्तमान में है मैं आपको बता दूं क्लास, ये मिस्टर खारा साहब है, दिनेश कुमार खारा, है ना, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन है। SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, और 4 इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 4 क्या है बच्चों? मैनेजिंग डायरेक्टर है, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें होते हैं। और इसके अलावा 8 डायरेक्टर भी हैं, 8 डायरेक्टर भी हैं। MD का मतलब हो जाएगा बच्चों ये मैनेजिंग डायरेक्टर। वैसे तो देखा जाए एक बैंक में एक ही MD एंड CEO होता है, लेकिन SBI भी बड़ा बैंक है, इसके 4 से MDs होते हैं, है ना। कभी भी अगर कोई इसमें रिप्लेस होगा तो आपके एग्जाम्स में ये पक्का पूछा जाएगा कि भाई हाल ही में कौन ऐसे व्यक्ति जिनको SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को दिया गया, MDs बने हुए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक पर्सन है इसमें जिनका नाम है, 4 में से एक अंकल है जिनका नाम है अश्वनी तिवारी, है ना, इनकी स्पेलिंग तिवारी में यही है, अश्वनी। ठीक है, अश्वनी जो तिवारी है, अश्वनी तिवारी जी का जो टेन्योर है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, अश्वनी तिवारी जी का टेन्योर जो है वो 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। मतलब अभी हाल ही में इनमें से कौन से MDs हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो वो है अश्विनी तिवारी जी। अश्विनी तिवारी जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और ये जो प्रभावी हो रहा है, विद इफेक्ट हो रहा है, वो क्लास हो रहा है जनवरी 2024 से, मतलब जनवरी 2024 से 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिस्टर दिनेश कुमार खारा जी की, तो इनका भी कार्यकाल एक्सटेंडेड है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंडेड है टिल अगस्त 2024 तक। अगस्त यानी कि इनका जो टेन्योर है, टेन्योर इज अ टाइम पीरियड ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि यहाँ पे जो जो भी इनका कार्यकाल होगा, टेन्योर का मतलब हो जाएगा इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो ये अगस्त 2024 तक का इनका कार्यकाल है। और इनका कार्यकाल जो है ये 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया था, 1 साल का कार्यकाल इनको और बढ़ा दिया गया था। वैसे मैं अगर क्वेश्चंस की बात को तो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मिनिमम जो टेनर होता है, मिनिमम जो कार्यकाल होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर साहब का, सॉरी गवर्नर तो RBI में होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जो होंगे, इनका मिनिमम जो कार्यकाल होगा एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि 3 साल तक के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा टिल एज। अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज बच्चों याद रखिएगा 63 वर्ष,
है ना, 63 वर्ष एज का क्राइटेरिया है। हालांकि इसको ऐसा भी सुनने में आया था कि 65 वर्ष तक का कार्यकाल का एज, मतलब कार्यकाल नहीं कहेंगे, एज वाइज की बात करें तो 65 ईयर तक की भी बात करी गई है। बट अभी के लिए आंसर आप जो है 63 वर्ष ही करेंगे। 63 वर्ष इज द राइट आंसर, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इन द चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, तो वो 63 वर्ष होगा। और मिनिमम जो टेन्योर होगा वह 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। खरा साहब का कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया था। बहुत ही मतलब, रजनीश कुमार भी रहे इसके पहले, है ना, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी भी रहे, तो ये बड़े लेजेंडरी पर्सन होते हैं जो एसबीआई की कमांड संभालते हैं। दे आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन, है ना। कभी 1987 में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट से अपनी कमांड संभाली थी एसबीआई में, और धीरे धीरे आकर के आज ये इस ओहदे पे हैं। ठीक है, तो एज 63 ईयर की बात यहाँ पे मेंशन करी गई है। और इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए तो जो बैंक्स होती हैं, जो भी आपके बैंक्स होते हैं, बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एमडी का, एमडी का जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं उनके एमडी का, नॉर्मल बैंक्स का मतलब स्टेट ओन्ड है ना, जो स्टेट ओन्ड बैंक होंगी, है ना, स्टेट ओन्ड में बैंक होंगी, इनका जो एमडी का कार्यकाल होता है वो 60 वर्ष तक के लिए होता है, 60 ईयर तक के लिए ना। अब इसको भी कहा गया कि भाई 2 साल इसका भी क्या करो, क्लास एक्सटेंशन करो, 2 साल का और कार्यकाल इनका, यानी कि 60 से 62 वर्ष तक के लिए एज का क्राइटेरिया रखा जाए। तो एसबीआई के लिए 63 ईयर, नॉर्मल बैंक्स के लिए 2 साल का और टेन्योर बढ़ाने का रिकमेंडेशन किया गया। इसके अलावा बच्चों अगर बात करते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये जो इनका अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट बाय एसीसी, एसीसी का मतलब हो जाएगा बच्चों अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, यानी कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होता है, जो भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में एक नियुक्ति समिति होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है। एक्चुअली जितने भी हायर पोस्ट होते हैं, चाहे वो एरडाई के चेयरपर्सन हो, या ट्राई के चेयरपर्सन हो, सेबी के चेयरपर्सन हो, आरबीआई के गवर्नर साहब हो, एसबीआई के चेयरपर्सन हो, एलआईसी के चेयरपर्सन हो, ऐसे बड़े बड़े एपेक्स बॉडी के जो प्रमुख का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वह अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के रिगार्डिंग इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इस पूरी कमेटी के जो मुखिया होते हैं, इसको हेड किया जाएगा बाई प्राइम मिनिस्टर, यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, उनके द्वारा, उनके हस्ताक्षर पे इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस चीज को आप लोग सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा कि दिस कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री भी, और चेयरपर्सन है जो वर्तमान में अगर बात करें तो एसबीआई के, वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, एज पूछा गया एग्जाम में। दिनेश कुमार खारा जी वर्तमान में चेयरपर्सन है। एसबीआई के कुल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर, 8 डायरेक्टर और 1 चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे कि ये जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, एसबीआई के जो एसोसिएट हैं, है ना, ये भी एक एक प्रमुख कहानी है कि एसबीआई के जो सहयोगी बैंक्स थे उनका क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं। एसबीआई के एसोसिएट बैंक, एसबीआई के एसोसिएट बैंक की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक जो मतलब बिगेस्ट बैंक कहलाएगा, भारत का लार्जेस्ट लेंडर कहलाएगा, और वर्ल्ड में भी इसका 46 रैंक है 50 बड़ी ग्लोबल बैंकों की लिस्ट में, है ना। तो समझते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही एसबीआई के सहयोगी बैंकों के लिए। मैं एक सिंपल तरीके से, जैसे मैं एक डायरेक्शनल बात करूं, अगर मान लीजिए कि अगर इसको मैं फिल कर दूं तो छोटा मोटा कहने के आपके सामने भारत का मैप रेडी हो जाएगा। और इसमें अगर देखा है तो एसबीआई ने सहयोगी बैंकों को फॉर्मेशन करने के लिए जो लोकल लैंग्वेज और बिजनेसेस को, लोकल लैंग्वेज और बिजनेसेस को बेटर करने के लिए, लोकल लैंग्वेज और बिजनेसेस को बेटर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग लोकेशंस पे, भारत के अलग अलग लोकेशंस पे अपनी बैंकों का फॉर्मेशन किया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पंजाब, ये आपका जयपुर, ये बीकानेर, ऐसे करके विभिन्न जगहों पर बैंकों का
फॉर्मेशन किया गया था। तो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, कई सारी लोकेशन पे था, यानी कि नॉर्थ इंडिया से लेकर के पूरा आपका साउथ इंडिया तक। जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका ये इंदौर है ना, इसके बाद फिर आपका हैदराबाद, फिर ये मैसूर, ऐसे करके विभिन्न विभिन्न लोकेशन पे। तो आप देखते हैं क्लास यहाँ पर सबसे पहली जो एसबीआई की सहयोगी ब्रांच है, सॉरी सहयोगी जो बैंक है, कुल 8 एसोसिएट स्टैब्लिश किए गए थे एसबीआई के। कुल 8 सहयोगी बैंकों का फॉर्मेशन किया गया था, जिसमें से सबसे पहले ये देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, और फिर इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। ये बच्चों बीकानेर लिखा हुआ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। और फिर इसके अलावा बीकानेर के अलावा जो और बैंक्स हैं, जिसमें से डायरेक्शन वाइज अगर मूव करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी आ जाएगा। फिर नंबर चौथा बैंक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी कि गुजरात की तरफ, यदि सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। फिर आगे मूव करते तो एमपी साइड चलेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। फिर अगर आगे देखते हैं क्लास तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये एसबीआई का प्रॉपर मैं तरीके से आपको सारी हिस्ट्री बता रहा हूँ। एसबीआई का प्रॉपर हिस्ट्री है जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हैदराबाद के बाद फिर मैसूर, और इसके बाद जो 8वां बैंक है बच्चों, ये वो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये प्रमुख 8 ऐसी बैंक्स थी जो उस टाइम पर इनका फॉर्मेशन किया गया था। और ये समय है बच्चों 1959 का, 1959 का ये समय है। 1959 में इन बैंकों का फॉर्मेशन किया गया था। इट वाज 1959, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, है ना, 1959 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और बच्चों याद रखिएगा इन सहयोगी बैंकों का भी एक अलग एक्ट था, एसबीआई एसोसिएट एक्ट, है ना, एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959। ये एक अधिनियम बनाया गया था उस टाइम पर। मतलब इन बैंकों का भी पूरा रूल्स रेगुलेशन एसबीआई एक्ट 1955 के द्वारा नहीं था, एसबीआई एक्ट, एसबीआई एसोसिएट बैंक 1959 के द्वारा था। मतलब इस टाइम पे इन बैंकों का फॉर्मेशन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता रहा। ये फॉर्मेशन इसलिए किया गया था क्योंकि एसबीआई उस टाइम तक भारत में प्रमुख, यानी कि कई जगहों पर स्प्रेड ओवर हो चुका था और लोगों के दिलों दिमाग या जहन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नाम आ चुका था। यानी कि लोगों को ज्यादा करके रुझान एसबीआई में ही था। इसलिए एसबीआई ने अपने बिजनेस को और रिवैम्प करने के लिए और रिफॉर्म करने के लिए इन सहयोगी बैंकों का फॉर्मेशन किया। एक चीज मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि एसोसिएट का मतलब क्या होता है और सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आने वाले क्लासेस में आप आरबीआई की सब्सिडरीज भी पढ़ेंगे, और एसोसिएट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एसोसिएट का मतलब हो जाएगा किसी भी बॉडी से संबंधित होकर के कोई अन्य बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, लेकिन जिस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया उसका ओन्ड रेगुलेशन होगा, पहले वाले से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा रेगुलेशन के नॉर्म्स में। हाँ, ये कि टेक्निकली और फाइनेंशियली वो उस चीज को सपोर्ट कर सकता है, उसको उसको प्रमोट कर सकता है, लेकिन उसका खुद का रेगुलेशन होगा जो उसकी एसोसिएट बॉडी होगी। जबकि सब्सिडरीज जो होती है वो अपनी मेन बॉडी के लिए काम करती है। मतलब अगर आरबीआई की सब्सिडरी अगर बीआरबीएनएमपीएल है तो बीआरबीएनएमपीएल ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसके केसेस में। तो एसोसिएट एक इंडिपेंडेंस बॉडी है, जबकि सब्सिडरी एक प्रकार से ज्वाइंट बॉडी है ऑफ द मेन बॉडी। Now these all associate body work properly, but in 1963 1963 में ये देखा गया कि भाई राजस्थान, यानी कि दो ऐसे शहर जो कि जयपुर और बीकानेर है, इन दोनों जगहों पर बैंकों का फॉर्मेशन किया गया। तो एक ही राज्य में दो बैंक होने के रिगार्डिंग इस बैंक का आपस में विलय कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया इन एसबीआई। बच्चों पहली बार ऐसा हुआ जब 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का आपस में विलय कर दिया गया और इसका नाम रखा गया एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। बहुत ही अच्छे से आपने सुना होगा इन 2011 इन 2013, है ना, उस टाइम पर 2009 की भी बात करते हैं, काफी पॉपुलर बैंक की लिस्ट में ये भी आती थी, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक सौराष्ट्र की बात करते हैं, इस बैंक का भी विलय हो गया, मर्जर इन एसबीआई। सौराष्ट्र का विलय क्लास हुआ था बच्चों 2008 में, है ना, 2008 में विलय हुआ था।
इंदौर का जो मर्जर हुआ था, इंदौर का मर्जर हुआ था इन एसबीआई 2010 में, 2010 में। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो एक बैंक ये विलय होगी, मर्जर हो गया, और इन दोनों बैंकों का भी मर्जर हो गया। तो ऐसे करके कुल 8 एसोसिएट बैंकों में से 3 बैंकों का विलय हो गया। और बैंकें कितनी क्लास बची हैं? बैंकें जो आपकी बची हुई हैं रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग एसबीआई एसोसिएट बैंक, बची हुई जो एसबीआई की एसोसिएट बैंक हैं वो बच्चों हैं 5 थी, है ना, 5 बैंक्स थी आफ्टर मर्जर, है ना, आफ्टर एसोसिएट बैंक मर्जर, है ना। लेकिन इसके बाद भी एक नया मर्जर किया गया था। क्यों पड़ी थी उस मर्जर की जरूरत इन सहयोगी बैंक को, यानी कि क्या वर्तमान में ये 5 सहयोगी बैंक है? तो ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या ये बैंकें हैं कि नहीं है। तो अगला अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी, इसमें यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे मर्जर ऑफ एसबीआई, मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट बैंक। ये आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, एसबीआई के सहयोगी बैंकों का विलय, मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट बैंक, है ना। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों जरूरत पड़ी थी मर्जर की, वाई, क्यों जरूरत पड़ी थी मर्जर की। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों पड़ी थी मर्जर की जरूरत, क्या था इसका ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली उस टाइम पर 2015 की बात करते हैं, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी ने यूट्यूब पर एक वीडियो को वायरल कर दिया था, और उन्होंने ऐसा बोला कि इंडिया इज द लार्जेस्ट, इन इंडिया एसबीआई इज द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री। एसबीआई देश का बड़ा बैंक था और अभी भी है, ठीक है। तो उन्होंने थिंक टैंक किया कि जब एसबीआई देश का बड़ा बैंक है तो क्यों ना यह एसबीआई विश्व की 50 बड़ी बैंकों में लिस्ट होकर के इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बैंक विश्व में 50 बड़ी बैंकों की लिस्ट में भी ये शामिल खुद को कर सके। लेकिन इसके लिए एसबीआई को जरूरत पड़ रही थी बढ़े हुए बाजार पूंजीकरण की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अब एक नया शब्द आपके सामने आ गया कि व्हाट इज द एम कैप। तो ऑब्जेक्टिव आप नोट कर लीजिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, मेन रीजन, द मेन ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन रीजन बिहाइंड द मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट बैंक, that was to increase the market capitalization। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्टकट में बोलेंगे एम कैप, मतलब एसबीआई का जो बाजार पूंजी है वो बढ़ जाए। अब जब बढ़ गया क्लास विथ इंक्रीज एम कैप, एम कैप एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई listed itself top 50 ग्लोबल बैंक लिस्ट। बढ़ी हुई मर्जर, बढ़ी हुई पूंजी से अंतर्गत एसबीआई अपने आप को विश्व की 50 बड़ी बैंकों में खुद को शामिल कर सके। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था क्लास? बाजार पूंजीकरण को बढ़ाने का, एम कैप को इंक्रीज करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब बच्चों ये भी बात बता दें कि इस मर्जर में और भी कुछ खास बात थी। इन दिस मर्जर वन मोर बैंक, एक और बैंक जिसका नाम था बच्चों भारतीय महिला बैंक, है ना। भारतीय महिला बैंक मोस्ट प्रोमिनेंट बैंक अपने आप में थी उस टाइम पर, क्योंकि इस बैंक का जो फॉर्मेशन करने का मुख्य उद्देश्य था, भारतीय महिला बैंक का भी गठन किया गया था ना। एक्चुअली दिल्ली में 2013 की बात है, एक निर्भया केस हुआ था। उस निर्भया केस की वजह से पूरे भारत में आंदोलन का सिचुएशन था उस टाइम पर, जिसकी वजह से भारत में वुमेन एम्पावरिंग के लिए, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये स्टडी, यानी कि 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत
भारत में भारतीय महिला बैंक का फॉर्मेशन किया गया था वुमेन एम्पावरिंग के लिए, वुमेन एम्पावरिंग के लिए ऑन 19 नवंबर 2013 को। ये क्यों किया था इस टाइम पर? क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लास की 19 नवंबर 1917 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बर्थडे होता है। तो इनके जन्मदिवस के अवसर पर 19 नवंबर को ही 2013 में इस भारतीय महिला बैंक का फॉर्मेशन किया गया था। एंड मैक्सिमम कैपिटल 1000 करोड़ से, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी बैंक है जिसका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा पूंजी से किया गया? तो वो बैंक है बच्चों भारतीय महिला बैंक। एक ऐसी बैंक जिसका फॉर्मेशन अब तक की सबसे ज्यादा पूंजी से किया गया टिल येट। तो अब तक कौन सी ऐसी बैंक जिसका सबसे ज्यादा पूंजी से इसका फॉर्मेशन किया गया? वो बैंक आपकी भारतीय महिला बैंक। अब इसका मर्जर क्यों किया गया ये भी मैं आपको मित बता देता हूं। एक्चुअली भारतीय महिला बैंक का गठन 2013 में किया गया था और ये बैंक करीब 1.5-2 साल तक काम करी थी। उस टाइम पे भी इसमें वैकेंसीज आई थी बहुत सारी, चाहे वो स्किल 1 यानी कि पीओ की वैकेंसीज हो या फिर क्लर्क की वैकेंसीज हो। साल से 1.5 साल तक इस बैंक ने काफी हद तक ग्रोथ की। उषा अनंत सुब्रमण्यम इसकी फिलहाल एमडी एनसीओ भी रही जाकर के उस टाइम पर। लेकिन कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा देश है जो मेल डोमिनेंस कंट्री के रूप में जानते हैं, जिसको पुरुष प्रधान देश है, इसलिए इस बैंक में कहीं ना कहीं लोगों का फुटफॉल कम होने लगा। इस बैंक में लोगों के अप्रोच है कस्टमर्स को डाउनफॉल समझा गया। कस्टमर्स इसमें अकाउंट कम ओपन करते थे और इसका एनपीए भी इंक्रीज हो रहा था। इसलिए फाइनली इस बैंक को मर्जर करने के बारे में अप्रोच चली उषा अनंत सुब्रमण्यम जी के द्वारा। और फिर जब एसबीआई का मर्जर की थोड़ी सी सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई थी, तो उस प्रक्रिया में इस बैंक को भी साथ में ले लिया गया। और 2015 के बाद उस टाइम तक ये इंफॉर्मेशन दी गई कि 2016 से ये बैंक भी क्या हो जाएगा क्लास, एसबीआई की सहयोगी बैंकों में इनका मर्जर कर दिया जाएगा। तो कौन सी बैंक है जिसका विलय किया गया था एसबीआई के सहयोगी बैंकों के साथ? तो वो बैंक है बच्चों भारतीय महिला बैंक, है ना। अब तक ऐसी बैंक जो सबसे ज्यादा पूंजी से जिसका फॉर्मेशन किया गया वह बैंक है भारतीय महिला बैंक। अब बच्चों ये जो मर्जर आप देख रहे हैं, ये मर्जर जो किया गया था वो क्या इसका प्रोविजन था? जो एसबीआई का जो मर्जर है, एसबीआई का मर्जर है वो क्लास अंडर एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत, यानी कि किस एक्ट के अंतर्गत इसको मेंशन किया जाएगा? एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत। एसबीआई का खुद का एक सेक्शन है, सेक्शन 35, और इसका जो रिकमेंडेशन किया था, इसका जो रिकमेंडेशन किया गया था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर्स हुआ करते थे एसबीआई के, जिनका नाम था वीजी कन्नन साहब, है ना। तो बच्चों आप देखिएगा वीजी कन्नन के, यानी कि वीजी कन्नन के अंतर्गत रिकमेंड करने के बाद इसका एसबीआई का मर्जर किया गया था सहयोगी बैंकों का। तो 3 बातें याद रखिएगा, एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत, सेक्शन 35 के अंतर्गत, और वीजी कन्नन के रिकमेंडेशन पे एसबीआई के सहयोगी बैंकों का विलय किया गया था एसबीआई में। और ये जो विलय है क्लास, ये विलय कब से प्रभावी हुआ था? WF का मतलब होता है बच्चों विद द इफेक्ट फ्रॉम, है ना। याद रखिएगा बैंकिंग लैंग्वेज में ये नॉर्मली एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपने आप में, WF मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम, है ना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से। एक्चुअली श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी ने ऐसा बोला था उस टाइम पर 2016 में, 15 में एंड में बोला गया था कि ये मर्जर जो है 2016 से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये समझा गया है, ये बताया गया कि मर्जर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मतलब मर्जर के सिचुएशन में देखा जाए तो एसबीआई का जो भी बोर्ड्स हैं या भी इसके बैनर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब में एसोसिएट नाम को हटा देना और एसबीआई रखना, तो ये एक बड़ी प्रक्रिया थी। इसलिए इसका समय 1 वर्ष एक्सटेंड कर दिया गया 16 से, और क्या कर दिया क्लास 17 कर दिया गया। एक्चुअली 2017 और भी चीजों के लिए फेमस है ना, 2017 और भी चीजों के लिए फेमस है, 2017 और भी चीजों के लिए फेमस है बच्चों। आपको मालूम है कि जीएसटी का भी 2017 से कनेक्शन 1 जुलाई को इसको इंप्लीमेंट किया गया था जीएसटी को, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। 2017 बहुत ही फेमस है बैंकिंग सेक्टर के लिए,
क्योंकि एसबीआई जैसी बड़ी बैंक का विलय किया गया था, है ना। नाउ आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर SBI, State Bank of India, listed itself in 46 rank globally. वैश्विक स्तर पे SBI 46वीं रैंक पे 50 बैंकों के अंतर्गत, है ना। यानी कि पहले 43 भी गई थी एक बार, अभी 46 है, लेटेस्ट रैंक 46 है इसमें ग्लोबली, है ना। ये चीजें तो मैंने आज की क्लास में कहने की आपको ये जो चीजें बताई हुई है कि एसबीआई का फॉर्मेशन कब किया गया था और एसबीआई के सहयोगी बैंकों का क्या हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मर्जर किया गया था वो कैसे हुआ था, और एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड मेंबर में जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही, या उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आप लोगों को ये मैंने बता दिया। और अगली यानी कि नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारी बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, नेशनलाइज बैंकें, जो वर्तमान में नेशनलाइज बैंक है, कुल 11 बैंक है नेशनलाइज। तो इन 11 बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था, क्यों किया गया था इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आगामी क्लास में। तो अगली क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग कर लेंगे कि नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक, है ना। ये आपका अगला टॉपिक रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि पहला जो आपका इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री लेक्चर है, जिसमें हम लगभग एटलीस्ट 3 पार्ट तो बनाएंगे, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, पार्ट 2 में एसबीआई के बारे में मैंने फुल चर्चा कर दी है, और पार्ट 3 में मैं आपको बैंकों का नेशनलाइजेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, जैसे पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्ट 3 में आएगा, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आएंगे इसमें, और बेसिक्स टर्मोलॉजी में जिसमें सेविंग्स अकाउंट क्या होता है और रिकरिंग डिपॉजिट्स, एनडीडीएल्स क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, पीएलआर, एमसीएलआर, ये सब चर्चा करेंगे पार्ट 3 में। तो आज के सेशन के लिए इतना बहुत है, जुड़े रहिए फिलहाल उदित सर से। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।